Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अभी अपनी क्लासेस करंटली रन हो रही है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स एम्स CRE RRB और आपके नेक्स्ट नोट सेट के लिए भी ये जो क्लासेस अपनी कंटिन्यू हो रही है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर प्राइमरली फोकस जो अपना रहेगा वो रहेगा आपके एम्स CRE के एग्जाम को लेके। तो उसके अंदर हम कुछ यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर MCQ सेशन में। ओके, तो जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को रखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में MCQs दिए गए थे उसी के सिमिलर, बट थोड़ा उनसे अच्छे पैटर्न के अंदर MCQs हम रखने वाले हैं, क्योंकि इजी MCQ तो हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे जो मैं आपको अदर लिखवा के सोल्व करवा दूंगा ड्यूरिंग क्वेश्चन, जो मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ उसमें इजी MCQ आपको मिल जाएंगे और MCQs भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बट थियरी क्लास में जब पढ़ाते हैं वैसे हम नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे केवल जो भी लिखवा रहा हूँ वो हर लाइन में आपके MCQ रहने वाला है। तो एज ए आप अपनी नोटबुक को लेके बैठिएगा ताकि आपको जो है एक प्रिसाइज नोट्स आपके पास में बन जाए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। MCQ है अपना, A 55-year-old male present with severe abdominal pain, fever है, vomiting भी है. On examination, his abdomen is distended, tender to palpation, and there is guarding and rebound tenderness. साथ में abdomen कैसा distended है, जब उसको palpate किया तो वो tenderness feel हो रहा है, rebound tenderness भी वहाँ पे feel हो रही है. CT scan reveal free fluid in the peritoneal cavity. जब CT स्कैन किया गया इस केस में तो जो पेरिटोनियम कैविटी है वहाँ पे क्या मिला, फ्री फ्लूइड आपको देखने को मिलता है अंडर द CT स्कैन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस. अब यहाँ पे जो है इसका अकॉर्डिंग टू ऑल दीज हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट या फिर ऑल दीज असेसमेंट, यहाँ पे पेशेंट का डायग्नोसिस क्या रहने वाला है, अपेंडिसाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, पैनक्रेटाइटिस या फिर पेरिटोनाइटिस. तो क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. तो एग्जामिनेशन जब हम कर रहे हैं साथ में आपको क्या मिल रहा है, एब्डोमेन टेंडरनेस मिल रहा है, साथ में रिबाउंड टेंडरनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. इसके अलावा और अगर हम लेबोरेटरी फाइंडिंग भी देखेंगे तो उस कंडीशन में जो है WBC काउंट भी यहाँ पे जो है क्या मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है. सिटी स्कैन वगैरह जब आपने किया तो आपको क्या मिला, फ्री फ्लूइड आपको देखने को मिलता है पेरिटोनियम कैविटी में. तो अपना यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर रहेगा. इट इज़ द केस ऑफ पेरिटोनाइटिस, ठीक है. पेरिटोनाइटिस के अंदर हमें क्या मिलता है, रीबाउंड टेंडरनेस आपको देखने को मिलती है. तो सिंपल हम लैंग्वेज में समझे तो पेरिटोनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन ऑफ सीरोसल मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम. तो उसका क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है. ओके, अब इसके यहाँ पे जो है कोरियज के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, कोई बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो गया, कोई किसी प्रकार से बैक्टीरियल कोज हो गया, ठीक है. GI के ल्यूमन से वगैरह, क्लेबेसिला वगैरह जैसे है, स्यूडोमोनास वगैरह जैसे है, ग्राम नेगेटिव, इकोलाई वगैरह, वो सब क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है. इसके अलावा किसी प्रकार का ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से जो GI कंटेंट है वो लीकेज हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे आपको देखने को मिल गई. फॉरेन मटेरियल वगैरह जैसे अगर हम यहाँ पे फॉरेन मटेरियल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम के जब हम यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पे जो है पेरिटोनाइटिस कोज करवा सकता है. इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस भी हम करते हैं तो उससे भी पेरिटोनाइटिस हो सकता है. तो बहुत सारे कोजेज आपको देखने को मिलते हैं पेरिटोनाइटिस के अंदर. साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ साइन सिम्टम्स तो आपको MCQ में देखने को मिल रहे हैं, जैसे फीवर हो गया, चिल्स हो गया, टेकिकार्डिया वगैरह आपको देखने को मिलता है, एब्डोमेन डिस्टेंशन, असाइटिस, ठीक है, एनोरेक्सिया, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, तो हम
लेबोरेटरी फाइंडिंग देख सकते हैं, एक तो WBC वगैरह। इसके अलावा हम CT इमेजिंग इमेजिंग करवा सकते हैं यहाँ पे सुपाइन पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के में यहाँ पे प्रॉपर CT करवा सकते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी रिजल्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट एसिडोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे फ्री फ्लूइड है तो फ्री फ्लूइड की कंडीशन में हम यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट करना है तो फिर क्या कर सकते हो, पैरासिंथेसिस, ठीक है। पैरासिंथेसिस जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और पैरासिंथेसिस हम कब परफॉर्म करते हैं, जब एसाइटिस की कंडीशन आपको वहाँ पे लग रही है तो, ठीक है। फ्री फ्लूइड मतलब क्या, एसाइटिस की कंडीशन है यहाँ पे, तो पैरासिंथेसिस हम यहाँ पे जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली जो है ये बैक्टीरिया के रीजन की वजह से होता है, तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। कौन से एंटीबायोटिक्स देंगे, तो ध्यान रखिएगा, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन यहाँ पे जो है ड्रग में दी जाती है। ओके, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन या फिर क्विनोलोन्स वगैरह हम यहाँ पे ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट MCQ, बाकी अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है अपेंडिक्स का, ठीक है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट से यहाँ पे क्या रहती है, अटैच रहती है। राइट साइड लोअर एब्डोमेन में आपको क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है एमसी बर्निंग पॉइंट के आसपास में। कोलेसिस्टाइटिस का क्या मतलब हो गया, इन्फ्लेमेशन होना किसमें, गाल ब्लैडर के अंदर जो पियर शेप ऑर्गन रहता है, जो लीवर के साइड में बिलो द लीवर आपको यहाँ पे सिचुएटेड रहता है। राइट अपर क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको पेन देखने को मिलता है, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस ऐसे सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, पैंक्रियाटिस का मतलब क्या हो गया, जो आपका पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन होना, ये क्या होता है, ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेट रहता है, तो बिहाइंड द स्टमक, ये स्टमक के पीछे की साइड में लोकेट होता है, लेफ्ट अपर एब्डोमेन पार्ट के अंदर यहाँ पे लोकेटेड रहता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम की वजह से भी जो है ऑटो डाइजेशन हो सकता है पैंक्रियास का, वो आगे फिर फर्दर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकता है। तो ये सब ऑप्शन आप बाकी आपके इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट MCQ, तो देखिए जो हम MCQ से डील कर रहे हैं या फिर जो हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिन टॉपिक के MCQ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको MCQs फॉर श्योर देखने को मिलते आए भी हैं, आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, ए 60-year-old फीमेल एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद फीवर एंड चिल्स के साथ में एक 60-year-old फीमेल जो है एडमिट हुई है हॉस्पिटल में। ब्लड प्रेशर कितना है, 80/50 mm/Hg। हार्ट रेट कितनी है, 120 बीट्स पर मिनट है। रेस्पिरेटरी रेट 28 बीट्स पर मिनट। ब्लड कल्चर आर ड्रॉन, ब्लड कल्चर वहाँ पे लिया गया है। डायग्नोसिस ऑफ सेप्सिस इज मेड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सेप्टिसेमिया की यहाँ पे कंडीशन वहाँ पे डायग्नोस हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट। अब यहाँ पे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट रहेगा इस पेशेंट के लिए, इंट्रावेनियस IV फ्लूइड एंड एंटीबायोटिक्स हम देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, या फिर वेजो प्रेशर्स की हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो क्या आंसर हो सकता है अपना, सेप्सिस की कंडीशन में किस प्रकार से हमें पेशेंट को ट्रीट करना होता है, इनिशियल ट्रीटमेंट कैसे हम करेंगे इस कंडीशन में। तो क्या रह सकता है अपने यहाँ पे आंसर, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है अपने पास में, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पे हम पेशेंट में दे सकते हैं, बट ये जो है प्रायोरिटी अपना नहीं रहेगा, इनिशियल ट्रीटमेंट में अपना नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वेजो प्रेशर, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वेजो प्रेशर भी अपना जो यहाँ पे प्रायोरिटी ट्रीटमेंट नहीं रहता है। तो ये सब कब जरूरी है, इससे पहले अपना क्या जरूरी है कि फ्लूइड का रिससिटेशन होना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में आपको क्या देखने को मिलता है, इनएडिक्वेट ब्लड प्रेशर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ इनसफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और सेप्सिस की कंडीशन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, इंट्रावेनियस हमें फ्लूइड्स वहाँ पे देने हैं। सेप्सिस है तो फिर वहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह एज सुन एज पॉसिबल। कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा
प्रॉपर वहाँ पे फ्लूइड रिससिटेशन वहाँ पे होना जरूरी है। क्रिस्टलॉइड्स कोलॉइड्स वगैरह हम यहाँ पे दे सकते हैं ताकि बॉडी का जो भी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है उसको हम यहाँ पे मेंटेन कर सकें, बॉडी के जो भी हीमोडायनेमिक्स है उसे हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो अब होता क्या है सेप्सिस, ठीक है, हमें पता है सेप्टिसेमिया सेप्सिस वगैरह हम सब पढ़ते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सेप्सिस का, तो सिंपल लैंग्वेज में समझे अपन सेप्सिस क्या होता है। देखो सेप्सिस का मतलब होता है कि एक प्रकार से क्या होना, किसी भी बॉडी का रेस्पॉन्स करना किसी इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, बॉडी में सेप्टिसीमिया या फिर सेप्सिस कहलाता है। अब जब इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी नॉर्मल रिस्पॉन्स तो वहाँ पे करेगी नहीं, तो बॉडी का जो रेस्पॉन्स आएगा वो कैसा आएगा, एग्जैगरेटेड आएगा। तो बॉडी का एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स होना इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्सिस। ठीक है, बॉडी जो है सेप्सिस में चली गई है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अर्ली रिकॉग्निशन करना पड़ता है इन्फेक्शन का, सोर्स कंट्रोल करना पड़ता है, इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक्स हमें जो है देने पड़ते हैं यहाँ पे। इसका जो है मेन गोल क्या होता है, फिर हम ये इसका ऐसा करने से हमें हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें क्या करना है, ट्रीट करना है किसको, इन्फेक्शन को। तो इन्फेक्शन को ट्रीट आप किससे कर सकते हो, एंटीबायोटिक से हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, फ्लूइड मेंटेन क्यों करना है हमें यहाँ पे, ताकि हम क्या कर सकें, मेंटेन द हीमोडायनेमिक्स या फिर होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके, क्योंकि यहाँ पे एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स आ रहा है किसके लिए, इन्फेक्शन का। आपके बॉडी का जो भी इम्यून रेस्पॉन्स है, इन्फेक्शन हुआ, इम्यून रेस्पॉन्स जो यहाँ पे हाई देखने को मिले, ठीक है, एलिवेटेड इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, लाइक ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकते हैं, पेशेंट जो है शोक में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमें अवेयर रह के इसका जो है ट्रीटमेंट हमें करना होता है। नेक्स्ट देखिए सेप्सिस। तो देखिए सेप्सिस का मतलब क्या हो गया, ये मतलब हम समझ चुके हैं। तो एक प्रकार से कंडीशन कैसी है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। कॉज क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो देखो बैक्टीरियमिया, ये क्या रहता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज तो होता है बैक्टीरियमिया। अब बैक्टीरियमिया के अंदर भी कौन से टाइप के बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, इनका जो है ज़्यादा रोल रहता है सेप्टिसीमिया जो है करवाने में। इसके अलावा सेकंड आपका जो है कोज क्या रहता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, हॉस्पिटल स्टे कर रहा है कोई पेशेंट, आईसीयू में केयरिंग मिल रही है उस पेशेंट को, जिसमें क्या हो रहा है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन उसको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, इम्यूनो डिफिशियंसी। फॉर एग्जांपल HIV एड्स। तो इस केस के अंदर भी जो है सेप्टिसीमिया आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोई रिसेंट सर्जरी हुई है जिसके लिए हॉस्पिटल स्टे करना पड़ रहा है, ठीक है, इसके अलावा कोई कैथेटर्स लगे हैं, सेंट्रल लाइंस लगी है, कोई वेनस एक्सेस डिवाइस वगैरह वहाँ पे लगी है, उसे भी जो है सेप्सिस हो सकता है। नेक्स्ट, कम्युनिटी बेस्ड न्यूमोनिया वगैरह यहाँ पे हो रहा है, उससे भी यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर सेप्सिस हो सकता है। क्रोनिक इलनेस, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ यहाँ पे हो गई, हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई, COPD की कंडीशन हो गई, तो ये भी यहाँ पे क्या कोज कर सकते हैं, सेप्सिस कोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशन कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सेप्सिस के केस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, देखो फर्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है, सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जब सेप्टिक शॉक होता है तो कैसी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, वेजो डायलेशन देखने को मिलता है, एंड हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड थेरेपी वहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ताकि प्रॉपर यहाँ पे जो है बॉडी में हीमोडायनेमिक मेंटेन कर सकें, क्योंकि सेप्टिक शॉक में पेशेंट जाएगा तो वहाँ पे फिर आगे फर्दर उसकी डेथ भी हो सकती है।
ठीक है, तो फ्लूइड रिससिटेशन हमें यहाँ पे करना होगा, इसलिए अपना आंसर क्या करेक्ट गया था, ऑप्शन नंबर ए अपना जो है करेक्ट गया था। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से अपने एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं, लाइक व्हाट, कि नर्सिंग डायग्नोसिस अपना क्या रहेगा, मैनेजमेंट अपना क्या रहेगा, एज ए नर्स हम यहाँ पे क्या हेल्प कर सकते हैं इस पेशेंट की, तो इस प्रकार के एमसीक्यूज बनते हैं। और जो मैं यहाँ पे लाइंस लिखवा रहा हूँ वहाँ सब में एमसीक्यू है। ठीक है, ऐसे तो थ्योरी के अंदर आराम से 2 से 3 घंटे का अकेला टॉपिक है अपना सेप्टिसेमिया। ठीक है, बट जहाँ से एमसीक्यू बनने की प्रोबेबिलिटी है हम जो है उसी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन होगा तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है पेशेंट को, डिसइमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन आपको देखने को मिल सकता है। सेप्टिसीमिया के अंदर कौन से टाइप का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस आपको देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और ये एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है। ओके, अल्सरेशन वगैरह यहाँ पे हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी जो है यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा अब हम जनरल साइंस सिम्टम की अगर हम बात करें सेप्टिसेमिया के अंदर, साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करते हैं, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, वेजोडाइलेशन और हाइपोटेंशन। मतलब पेशेंट के अंदर क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, हाइपोटेंशन की वजह से क्या आपको देखने को मिल सकता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, डिक्रीज PaO2 ये भी आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, डिक्रीज बोवेल साउंड भी आपको जो है यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगा। पेशेंट के अंदर लो ग्रेड आपको फीवर देखने को मिल सकती है, और क्या देखने को मिल सकता है, तो टेकिकार्डिया आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ में जो कॉम्प्लिकेशंस के जो सिम्टम्स हैं, जैसे सेप्टिक शॉक के सिम्टम्स हो गए, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर सिम्टम एग्जैगरेटेड होते हैं और ज़्यादा, तो आपको क्या देखने को मिलता है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एजिटेशन स्टूपर आपको देखने को मिल सकता है, शॉक के यहाँ पे साइन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कूल एंड कामी स्किन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशंस। अब यहाँ से एक और अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है एम्स के लेवल का। ठीक है, ये सब एम्स के लेवल का ही है, बट जो नॉर्सेट के अंदर आपसे एमसीक्यू बनता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये है अपना क्यू सोफा स्कोर। ठीक है, तो सोफा स्कोर के बारे में आपसे एग्जाम के अंदर पूछा भी गया हुआ है। फर्स्ट वन तो इसकी जो है यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए, क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। ठीक है, तो क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, और ये एग्जाम के अंदर पूछा रहता है। किसके लिए परफॉर्म करते हैं, तो सेप्सिस के लिए इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं सोफा स्कोर के, और इसके ऊपर क्या मिलते हैं, फिर क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग इसको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो फर्स्ट वन क्राइटेरिया क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट। अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 22 आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो कितना पॉइंट मिलता है, फिर इसमें 1 आपको पॉइंट देखने को मिलता है। सेकंड यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, मेंटल स्टेटस, उसमें क्या मिले, चेंजेस आपको देखने को मिले। मतलब क्या, GCH स्कोर लेस देन 15 अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें कितना स्कोर देना पड़ता है, 1 देना पड़ता है। मतलब सिंपली आपको जो है मेंटल स्टेटस आपको देखना है, अगर वो चेंजेज है तो उसके अंदर आपको स्कोर 1 देना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका क्राइटेरिया वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है लेस देन या फिर इक्वल टू 100 mm ऑफ HG आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो इसका इस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या स्कोर देना है, 1 स्कोर देना है। अगर इससे ऊपर हो तो फिर 0 स्कोर देना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से MCQ ये बनता है कि हमें अगर स्कोर मिला कितना, 2 या फिर मोर देन 2, इसका मीनिंग क्या है कि इस पर्सन की यहाँ पे मोर्टालिटी की रिस्क जो है वो इंक्रीज है। मतलब ये जो पर्सन है इसके अंदर ये मोर्टालिटी की रिस्क यहाँ पे रेट ज़्यादा है, हो सकता है ये पर्सन आगे जाके डेथ हो जाए इस पर्सन की। ठीक है, अगर यहाँ पे मोर देन 2 अगर आपको एक पॉइंट मिल रहे हैं, तो मतलब क्या है, मोर्टालिटी की रिस्क कैसी है, इंक्रीज है। तो ये है आपका सिंपल सा क्यू सोफा स्कोर जो एग्जाम के अंदर पूछा भी
जाता है। ठीक है, इसके 3 क्राइटेरियाज़ है, यहाँ से आपको क्राइटेरिया से आपको क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है? एक्सेप्ट करके आपको यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई क्यू सो फार स्कोर के अंदर कौन सा क्राइटेरिया इंक्लूड नहीं है, या फिर ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर ट्रू एक्सेप्ट वन। तो मतलब ऐसा कुछ आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। इससे अलावा कोई प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये था जनरल सा ओवरव्यू अपना सेप्सिस को लेके। बाकी हम लेबोरेटरी स्टडीज़ वगैरह करेंगे तो सी रिएक्टिव प्रोटीन, डब्ल्यूबीसी वगैरह इन सब का लेवल आपको हाई देखने को मिलेगा। सेप्सिस है तो एंटी माइक्रोबाइल्स हम देंगे, हीमोडायनेमिक सपोर्ट देंगे, फ्लूइड सपोर्ट देने हैं, वेजोप्रेसर्स उसको देनी है। ओके, इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया वगैरह हो रहा है कम्युनिटी में तो उसके लिए हम वैक्सीन्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, अल्सरेशन वगैरह हो रहा है तो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स वगैरह दे सकते हैं। सोर्स को कंट्रोल करना है, जो भी इन्फेक्टेड डिवाइस वगैरह है, हो सकता है हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ हो रही है तो उनको यहाँ पे हमें जो है प्रॉपर उनका डिसइंफेक्शन करना है, या फिर इस प्रकार की हम कंडीशंस को यहाँ पे सपोर्ट में ला सकते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए, इंट्रावेनियस फ्लूइड एंड एंटीबायोटिक्स जो है अपना आंसर रहने वाला है। काफ़ी अच्छा एमसीक्यू था। ठीक है, एम्स के लेवल का एमसीक्यू था, वही लेवल हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर एक कमेंट ज़रूर करके जाना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से सीआरई 2025 को लेके जो है एग्जाम स्पेशल सीरीज को जो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो है अपने ऑफिशियल ऐप के ऊपर इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब न्यू पैटर्न क्या है? न्यू पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको नर्सिंग के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको 75 एमसीक्यूज, और जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के आपको जो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 25। ओके, तो 75 किसके? नर्सिंग के, 25 किसके? जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के। तो अब इसमें जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स का यहाँ पे 400 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब ये जो अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैटर्न है एमसीक्यूज का, वो पैटर्न कैसा है? पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न है, क्लिनिकल बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, स्किल बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, इमेज बेस्ड भी जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था इमेज बेस्ड भी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आप जब सबमिट करोगे, उसके बाद में आपको हर एक एमसीक्यू का कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सेक्शन है एमसीक्यू के, उसे हमने टोटल 5 सेक्शंस के अंदर हमने बनाया है। ए सेक्शन जो है 20 एमसीक्यूज का 18 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न रखा गया है। ठीक है, जैसा आपका रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपको हमें जो है अपने टेस्ट सीरीज के अंदर वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको वही चीज़ आपको मैटर करती है कि 18 मिनट के अंदर कैसे जो है 20 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उस प्रकार से। इसके अलावा टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे कितने हैं? 100 आपको यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो कितना है? 90 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितने हैं? 90 मिनट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मंडे टू फ्राइडे अपनी जो टेस्ट सीरीज रहती है, मंडे टू फ्राइडे कैसी टेस्ट सीरीज रहेगी? सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज की, मतलब कंप्लीट वोल सिलेबस आपका यहाँ पे हम कवर करवाएंगे टेस्ट सीरीज के पैटर्न में, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। इवनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज टेस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर तो सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और इवनिंग जो एग्जाम रहेगा, इवनिंग टाइम के अंदर जो है प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू सीआरई प्री। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है आपका प्री सीआरई टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में। एक बार जब ये लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब लाइव टेस्ट हो जाएंगे, लाइव टेस्ट के बाद में क्या है कि ये जो आपके जो टेस्ट है ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आपको आपकी ऐप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि लाइव टेस्ट हो गया तो फिर आप इनको आगे फर्दर जो है एसेस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से लाइव टेस्ट मिस हो रहा है तो करना तो नहीं है हमें मिस, बट अगर फिर भी मिस हो रहा है तो आप इसे जो है मल्टीपल टाइम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अब आवर टेस्ट सीरीज। और ये जो आपका पैटर्न है टॉपिक मंडे टू फ्राइडे, वो आप सबको बताया गया कि किस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू डेट कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 9 जनवरी से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है आपकी ऑफिशियल, हमारी ऑफिशियल जो आरएनसीसी की ऐप है वहाँ पे। ठीक है, तो 9 जनवरी को यहाँ पे किसका टेस्ट हुआ था? नर्वस सिस्टम का। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके बाद में एवरी सैटरडे संडे प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल। इसके बाद में वीकली जो
प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल टेस्ट है 100 एमसीक्यूज का, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या है, सिलेबस आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की भी आपकी कोई क्वेरीज वगैरह होती है तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर आपके लिए क्या है, 9588856774 हमारे सपोर्टिव नंबर। 24/7 कभी भी आप जो है फ्रीली हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, A 11-year-old girl complains of abnormal body movement was diagnosed to be suffering from generalized tonic-clonic seizures. Which of the following is the drug of choice? ठीक है, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी? फिनेटोइन, इथोसेक्सिमाइड, रेटिगाबाइन, वाल्पोरेट। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी अपने? तो क्या रह सकता है अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए फर्स्ट वन जो यहाँ पे आपको ड्रग दी गई है वो है फिनेटोइन। तो फिनेटोइन आप सबको पता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ से, तो हाइडेंटोइन ग्रुप से। तो हाइडेंटोइन ग्रुप से क्या करती है, बिलोंग करती है, और ये भी कैसी ड्रग होती है, एंटी एपिलेप्टिक। अब फिनेटोइन यहाँ पे क्यों नहीं देंगे? तो फिनेटोइन क्यों नहीं देंगे, क्योंकि फिनेटोइन के क्या होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गम ब्लीडिंग, एक गम हाइपरप्लेजिया। सेकंड क्या देखने को मिलता है, तो हिरसुटिज्म। हिरसुटिज्म में क्या होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, इसलिए नॉट रिकमेंड इन फीमेल्स। ठीक है, इन इसलिए जो है फीमेल्स में जो है ज़्यादातर फिनेटोइन को यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया जाता है ड्यू टू हिरसुटिज्म। नेक्स्ट देखिए एटोसक्सिमाइड। तो ये जो है ड्रग कौन सी कैटेगरी में यूज में लेते हैं, तो अब्सेंस सीजर के अंदर। अब्सेंस सीजर के अंदर कौन सी ड्रग यूज में ली जाती है, तो एटोसक्सिमाइड। नेक्स्ट देखिए रेटिकाबिन। तो रेटिकाबिन जो ड्रग है वो क्या काम करती है, कि कौन सी कंडीशन के अंदर काम में लेते हैं, तो पार्शियल सीजर के अंदर। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, वेलपोरेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या रहता है, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सोडियम वेलपोरेट यहाँ पे जो है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर की क्या मानी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। अब कैसे मानी जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, आपके जो न्यूरॉन्स में क्या काम करती है, ये प्रोलोंग करती है, इट प्रोलोंग्स ऑफ इन एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स। तो ये क्या करती है, सोडियम चैनल्स के इनएक्टिवेशन को यहाँ पे क्या करती है, प्रोलोंग करती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर यहाँ पे जो है सिग्नल्स वगैरह वो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से जो एपिलेप्सी के अंदर जो यहाँ पे सीजर के अंदर जो फास्ट जाते थे वो क्या कर देंगे, ये स्लो कर देंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे कॉमन आंसर अपना क्या रहता है, सोडियम वेलपोरेट। तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि कोई न्यूरॉन है, ठीक है, नॉर्मली अगर वो 100 की स्पीड से जो है अपनी इम्पल्स फायरिंग कर रहा है, सीजर के केस में वो कितना हो रहा है, 150 की स्पीड से कर रहा है, तो ये जो है ड्रग क्या कर देगी, उसको 80 की स्पीड से जो है उसको फायरिंग करवाने में कैपेबल है। तो मतलब एक तरीके से हम इसको समझाने के रूप में मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सोडियम वेलपोरेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज है सोडियम वेलपोरेट से। वेलपोरेट फर्स्ट एमसीक्यू तो आपका यही बनता है वेलपोरेट से, जो एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है कि क्या ये एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है या फिर एंजाइम इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है, तो इट इज ए एंजाइम इनहिबिटर। सेकंड, ये ड्रग का नेचर कैसा रहता है, तो हिपेटोटॉक्सिक। तो जिन पर्सन के अंदर पहले से कोई प्रकार का लीवर डैमेज वगैरह की कंडीशन है तो उसमें एमसीक्यू बन सकता है, कुछ हिस्ट्री वगैरह बता के कौन सी ड्रग नहीं देंगे।
ठीक है, नर्स शुड बी अवेयर। ठीक है, इस प्रकार के एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो देखो हेपेटोटॉक्सिक है, पैनक्रियाटाइटिस करवाती है, नोजिया वोमिटिंग, हाइपर एमनोरिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, टेराटोजेनिसिटी। ये सारी कंडीशंस को ये क्या कर सकती है, कॉज कर सकती है। तो ये हो गया आपका इस एमसीक्यू का आंसर, ऑप्शन नंबर डी, वेलपोरेट। बाकी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के बारे में आपको पता ही है। इसमें एक फेज होती है टोनिक फेज, एक फेज होती है क्लोनिक फेज। टोनिक में तो क्या होता है, मसल्स के अंदर स्टिफनेस आती है, ओपिस्टोटोनस पोजीशन का आपने सबने नाम सुना होगा, वो आपको किसमें देखने को मिलती है, टोनिक फेज के अंदर। क्लोनिक फेज में क्या होता है, जर्की मूवमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मसल्स के अंदर आपको रिजिडिटी देखने को मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलते हैं क्लोनिक के अंदर। ठीक है, तो दोनों फेज चलती रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है, वो होती है पोस्ट इक्टल स्टेज। वहाँ पे पेशेंट कन्फ्यूजन होता है, ड्राउजीनेस होती है, एमनीसिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक था जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर के बारे में। और कौन सी ड्रग हम देंगे, कौन सी नहीं देंगे, तो उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, और कौन सी देंगे उसके बारे में हमने छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient of hypercholesterolemia was prescribed 10 mg atorvastatin. What is the right time of administration of this drug? आपको पूछा गया है कि जो एटोरवास्टेटिन या फिर जो स्टेटिन ग्रुप की जो ड्रग होती है, किसमें काम में आती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में। अब इसका राइट टाइम क्या है, कब इसको एडमिनिस्टर करना है, 30 मिनट बिफोर मील, एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, टू बी टेकन अलोंग विथ मिल्क, या फिर टू बी टेकन बिफोर स्लीप एट नाइट। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे स्टेटिन्स जो ग्रुप की ड्रग्स होती है वो एग्जैक्ट करती क्या है। ये ड्रग्स करती है क्या, कंट्रोल। किसको कंट्रोल करती है, तो कोलेस्ट्रॉल को। कैसे कंट्रोल करती है पूछे आपसे, तो ये क्या करती है, एक एंजाइम होता है जिसे अपन कहते हैं HMG-CrCoA। ठीक है, HMG-CrCoA एक एंजाइम होता है, इसका पूरा नाम क्या है, तो 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथाइल ग्यूटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, ये इसका क्या है यहाँ पे फुल नेम होता है। तो इस एंजाइम को ये क्या करती है, रिडक्ट करती है, या फिर इस एंजाइम को ये क्या करती है, रिडक्टेज करती है। अब ये एंजाइम क्यों जरूरी है, दिस एंजाइम इज द की फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कौन सा एंजाइम करवाता है, तो HMG एंजाइम। यहां तक सबका क्लियर हो गया। अब जो ये स्टेटिन्स है, इस एंजाइम क्या कर देती है, आपका रिडक्टेज कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज द रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ओके, यहां तक सबका हमें आंसर मिल गया है। तो अब देखो, अब जो है ये HMG जो एंजाइम है, इस एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी हमें कब देखने को मिलती है, नाइट टाइम में। तो नाइट टाइम के अंदर ये जो एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेट होता है और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ज्यादा करता है। तो हमें ड्रग भी कब लेनी है, तो राइट आंसर अपना यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टू बी टेकन बिफोर स्लीप एट नाइट। तो नाइट टाइम के अंदर हमें क्या करनी है, ड्रग लेनी है, ताकि इस ड्रग का हमें क्या मिले, मैक्सिमम इफेक्टिव आउटकम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो और ये इसका रूट अगर आपको पूछ ले, अटोरवास्टेटिन का रूट बता दो हमें, तो रूट क्या होता है, तो ओरली इसको जो है दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे अटोरवास्टेटिन हो गया, इसके अलावा सिमवास्टेटिन हो सकता है, लोवास्टेटिन हो सकता है, प्राइवास्टेटिन हो सकता है, मतलब जिसके पीछे स्टेटिन लग रहा है वो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ड्रग दी जाती है। अब यहाँ से 2 एमसीक्यू और बन सकते हैं आपके स्टेटिन ग्रुप से। फर्स्ट वन आती है लॉन्गेस्ट एक्टिंग, फार्मा भी जो हम यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे। और सेकंड वन आती है मोस्ट पोटेंट। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग कौन सी रहती है, रोसुवास्टेटिन। और
सबसे मोस्ट पोटेंट जो है वो कौन सी रहती है, वो रहती है पीटावेस्टेटिन। ओके, तो बस ये जनरल अभी तक पूछा नहीं गया एमसीक्यू, बट मे बी आपसे पूछ ले, तो इसके बारे में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 30 मिनट बिफोर मील। तो 30 मिनट बिफोर मील्स हम कोई ऐसी ड्रग्स को देते हैं जिनके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, एसिड चाहिए। ठीक है, तो बिफोर मील हम कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम दे सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट बिफोर मील, ताकि जिनको एक्टिवेट करने के लिए, ऐसी ड्रग्स को एक्टिवेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो HCl की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें हम यहाँ पे जो है एम्प्टी स्टमक या फिर 30 मिनट बिफोर मील हम यहाँ पे दे सकते हैं। एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में आप क्या दे सकते हो, तो आयरन की टेबलेट दे सकते हैं। तो उससे भी आपको पता है कि आयरन जो है, फूड वगैरह हम आयरन आयरन के साथ में, अगर हम फूड वगैरह के साथ में आयरन की टेबलेट लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ओरली जो है यहाँ पे ओरल टेबलेट जो रहती है आयरन की, वो हम यहाँ पे एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग टाइम में जो है ले सकते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे क्या रहता है, फास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टू बी टेकन अलोंग विथ मिल्क, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिन्हें मिल्क के साथ में लेने से फायदा आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम। तो जो कैल्शियम की जो ड्रग्स होती है उन्हें दूध के साथ में या फिर मिल्क के साथ में लेना चाहिए, और आयरन की जो टेबलेट होती है उसे एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। ठीक है, दोनों का बेटर एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बस सिंपल सा एमसीक्यू था, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient undergoing endoscopic procedure need to be locally anesthetized. All of the following are example of amides except। तो यहाँ पे क्या करना है, एक पेशेंट को यहाँ पे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के अंदर ले जाया जा रहा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लोकली एनेस्थेटाइज पर्सन को क्या करना होगा, करना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ अमेड्स, तो सभी यहाँ पे ऑप्शंस जो है अमेड्स का एग्जांपल है, एक्सेप्ट वन। तो क्या आंसर अपना यहाँ पे जो रहेगा, तो देखिए जो लोकल एनेस्थेटिक्स रहती है, कैसे वर्क करती है ये, आपकी नर्व की मेम्ब्रेन्स वगैरह जो होती है उनके ऊपर ये क्या करती है, एक्ट करती है, और क्या करेगी, ब्लॉक करती है किसको, सोडियम चैनल को, जिससे एक प्रकार से हम एनेस्थेटिक इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये जो लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती है, ये दो टाइप की ड्रग्स रहती है। फर्स्ट वन कैटेगरी जो इसकी रहती है वो रहती है अमेड्स। सेकंड वन जो कैटेगरी रहती है वो रहती है ईस्टर्स। तो अमेड्स कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो देखिए लिग्नोकाइन, नेक्स्ट बुपिवेकेन, नेक्स्ट रोपिवेकेन, नेक्स्ट इटिडोकाइन, और ईस्टर कैटेगरी जो ड्रग्स होती है वो वहां पे आपको देखने को मिलता है कोकाइन, सेकंड प्रोकाइन, नेक्स्ट टेट्राकेन। ओके, तो इस प्रकार की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ए पेशेंट अंडरगोन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर नीड्स लोकली एनेस्थेटाइज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एमेड्स एक्सेप्ट। तो मतलब एमेड्स का एग्जांपल आपको दिए हुए हैं एक्सेप्ट वन, तो आपको किसका एग्जांपल पता करना है, एस्टर का। तो एस्टर का एग्जांपल यहाँ पे कौन सा है, कोकाइन। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। A 25-year-old male present to the emergency department with sudden onset of chest pain and shortness of breath। एक 25-year-old मेल पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है, सडन ऑनसेट हो रहा है, उसमें क्या चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन देयर इज रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट ऑन द अफेक्टेड साइड। जब हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसका जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे चेस्ट मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, रिड्यूस देखने को मिल रहा है।
एंड परकजन ऑफ द चेस्ट रिवील्स हाइपर रिजोनेंस। जब हम चेस्ट पे परकजन कर रहे हैं तो वो हमें कैसा रिवील हो रहा है, हाइपर रिजोनेंस आपके जैसे दिखाई दे रहा है या फिर जो है यहाँ पे फील हो रहा है। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट कंडीशन। ठीक है, तो चेस्ट रिवील कैसा हो रहा है, हाइपर रिजोनेंस जैसे साउंड आपको यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इस पेशेंट में क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन करना है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करनी है, नीडल एस्पिरेशन करना है या फिर चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करना पड़ेगा इस पेशेंट में। क्या आंसर आपका रहेगा इसी कंडीशन में? तो देखिए, ये जो कंडीशन है आपको सजेस्ट कर रही है किसके बारे में, न्यूमोथोरेक्स के बारे में। तो जब न्यूमोथोरेक्स का पेशेंट होगा तो उसके अंदर आपको क्या-क्या साइन सिम्पटम देखने को मिलता है? तो एक तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्या? चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और आपको देखने को मिलेगा एसिमेट्रिक चेस्ट मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चेस्ट मूवमेंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेकियल डेविएशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वो भी देखने को मिलेगा। और जिस साइड में इंजरी हुई है वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको देखने को मिलेगी या फिर डिक्रीज ब्रीथ साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अफेक्टेड साइड में आपको क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज ब्रीथ, क्योंकि वहां पर तो क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ठीक, तो ब्रीथ साउंड वहां पे क्या मिलेंगे आपको, डिक्रीज मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन जब आपके पास में हो तो हमें यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करना है, तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रायोरिटी रखनी होती है। सबसे पहले तो अगर हमने ये सब चीज़ें मेंटेन कर ली है तो फिर बाद में और हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए वेंटिलेटर सपोर्ट पे रख सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, आईवी एक्सेस हमें इन सबसे यहाँ पे पहले लेना है। ओके, वेंटिलेटर सपोर्ट की नीड नहीं पड़ती है तो हमें क्या करना होगा, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन का लेवल हमें कितने से ऊपर रखना है, तो 92% से ऊपर O2 का रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे रखना होता है। साथ साथ वाइटल मॉनिटरिंग हमें यहाँ पे करनी है। तो ये तो बात हो गई जनरल ओवरव्यू के अंदर हमें करना क्या है चीज़ें। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर जो अपना रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लेस करनी पड़ेगी। यही अपना जो यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नीडल डिकम्प्रेशन या फिर चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट जो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके आगे यहाँ पे फर्दर टेंशन न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन भी यहाँ पे हो सकती है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, प्रिकॉशंस यहाँ पे यूज में लेने होंगे ताकि फर्दर और ज़्यादा डैमेज ना पहुंचाए। तो इसके अलावा एक और एमसीक्यू बनता है कि कौन सी ड्रेसिंग करनी होती है न्यूमोथोरेक्स के केस में। ड्रेसिंग का टाइप आपसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो ये जो ड्रेसिंग होती है वो है 3 वे ड्रेसिंग। तो 3 वे ड्रेसिंग कौन सी कंडीशन में करते हैं, न्यूमोथोरेक्स के केस में, ओपन न्यूमोथोरेक्स के केस में। ठीक है, जनरल क्या होता है, एयर जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर आके बिल्डअप हो जाती है। जो भी यहाँ पे होल वगैरह बना है ट्रोमा की वजह से या फिर आइट्राजोनिक की वजह से, किसी भी यहाँ पे ड्यूरिंग प्रोसीजर भी हो सकता है, लंग बायोप्सी की वजह से हो सकता है, ट्यूब ट्रेकेस्टोमी कर रहे हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसटेकियल एस्पिरेशन कर रहे हैं तब भी हो सकता है। तो बहुत सारी कंडीशन है, आइट्राजोनिक और ट्रोमेटिक तो कंडीशन है ही। तो उन सब चीज़ों की वजह से प्लूरल कैविटी में एयर का बनना, फिर वो क्या करता है, एक साइड के अंदर यहाँ पे प्रेशर जनरेट करता रहता है, ट्रेक या फिर बाद में डेविएटेड होता रहता है इस कंडीशन में। यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये एक प्रकार से क्या होती है, मेडिकल इमरजेंसी, ऑब्जर्वेशन ओनली। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट इस कंडीशन में रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। नहीं तो हाइपोटेंशन की वजह से, ट्रेकियल डेविएशन की वजह से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से डेथ हो सकती है क्लाइंट की। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम दे सकते हैं बट प्रॉपर प्लेसमेंट होने के बाद में, ट्यूब जो यहाँ पे चेस्ट ट्यूब का यहाँ पे पहले प्रॉपर प्लेसमेंट होगा तभी जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का इतना ज़्यादा इफेक्टिव हमें आउटकम देखने को मिलेगा। ऐसे हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे देंगे बट जैसे जैसे वो ब्रीथ इन करेगा होल में से और एयर आ जाएगी अंदर, बट एयर एस्केप नहीं हो पाएगी उसी होल में से, तो अंदर ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। तो लंग्स को यहाँ पे क्या करती रहेगी, कंप्रेस करती रहेगी। तो जिस साइड में यहाँ पे रीजन है वहां से आपको जो है ब्रीथ साउंड वगैरह नहीं सुनाई देगा।
निडल एस्पिरेशन जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट इससे भी अच्छा अगर अपने पास में ऑप्शन है चेस्ट ट्यूब का तो प्रायोरिटी जो है हमें यहाँ पे वही रखनी है। अगर चेस्ट ट्यूब नहीं है तो हम वहाँ पे निडल एस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं पूछा है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, लाइक फर्स्ट एड के बारे में नहीं पूछा। फर्स्ट एड में आप जो है निडल एस्पिरेशन कर सकते हैं, जैसे स्मॉल या फिर कुछ स्टेबल न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है उस कंडीशन में कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह ये सब आपको देखने को मिल रहा है, चेस्ट मूवमेंट हाइपरजोनिस आपको यहाँ पे परकजन पे आपको देखने को मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट ही अपना बेस्ट ऑप्शन रहता है। और चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कौन से रिब में करना है, एंगल ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया है। चलिए, नहीं नहीं पता है तो आप प्रीवियस यूट्यूब के वीडियोज आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है सेरेब्रल पाल्सी का, एक्स्ट्रा पिरामिडल, स्पास्टिक, मिक्स्ड या फिर सेरेबेलर इन्वॉल्वमेंट। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है सेरेब्रल पाल्सी का? तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है। तो सेरेब्रल पाल्सी का मतलब क्या हो गया, एक जनरल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सेरेब्रल जो रीजन के अंदर किसी न किसी प्रकार का क्या हो रहा है, कोई लीजन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जिस लोकेशन पे रीजन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आपको फिर क्या होगा, मेंटल जो पर्सन का जो मेंटल फंक्शन है वो यहाँ पे किसी न किसी प्रकार से इम्पेयर होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कॉमन यहाँ पे मिनोमिक क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो देखो सिम्टम्स कैसे आते हैं, पाल्सी से आपको जो है सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो पी से क्या देखने को मिल सकता है, पैरेसिस। ए से क्या देखने को मिलता है सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में, अटैक्सिया देखने को मिल सकता है। एल से क्या देखने को मिल सकता है, लैगिंग, मोटर डेवलपमेंट। एस से क्या देखने को मिल सकता है, स्पास्टिसिटी। एंड वाई से क्या देखने को मिलता है, तो यंग एज के जो बच्चे होते हैं वहां पर ये कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं, मतलब स्पेशली जो 0 to 3 ईयर की जो एज रहती है उनमें ये जो है कॉमन आपको देखने को ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो प्राइमरी कोज क्या होता है, प्राइमरी कोज होता है इसका जेनेटिक। तो जेनेटिक इसका जो है प्राइमरी कोज होता है, तो हम समझ सकते हैं ये एक प्रकार से कैसी डिसऑर्डर होती है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव कोज हो सकता है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, ग्लूटामाइन डी कार्बोक्सी 1 डिफिशियंसी, ठीक है। तो ग्लूटामाइन डी कार्बोक्सी की यहाँ पे डी कार्बोक्सी 1 की यहाँ पे क्या मिलती है, डिफिशियंसी देखने को मिलती है। और जेनेटिक कोज कौन सा कोज होता है इसका, प्राइमरी कोज। तो ये प्राइमरी कोज क्या रहता है, जेनेटिक कोज। सेकेंडरी कोज के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी कोज में हो सकता है बच्चा कैसा हो, प्रीटर्म बच्चा बर्थ हो गया हो, तो प्रीटर्म बच्चा ही क्या रहता है सेकेंडरी कोज के अंदर, मोस्ट कॉमन कोज रहता है कौन सा, प्रीटर्म। इसके अलावा और क्या कोज आपको देखने को मिल सकता है, जैसे सीएनएस इन्फ्रैक्शन हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, इसके अलावा कोई रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, मैटरनल स्मोकिंग वगैरह कर रही है, मैटरनल ओबेसिटी की वजह से भी ये सब कंडीशंस यहाँ पे डेवलप हो सकती है। अब देखो सेरेब्रल यहाँ पे जो है पाल्सी की कितनी क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उन क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देर आर, फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम के ऊपर, और हम करेंगे लीजन के ऊपर कि लीजन कहाँ पे बन रहा है, तो लीजन की लोकेशन के ऊपर। दो तरीके से हम इसका जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन जो टाइप होता है इसका वो होता है स्पास्टिक, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। इसके अंदर कैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो हाइपरटोनिया देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, तो स्पास्टिसिटी। नेक्स्ट इस कंडीशन में जो है लीजन कहाँ पे बनता है, अपर मोटर न्यूरॉन पे। सेकंड जो टाइप होता है सेरेब्रल पाल्सी का वो है अटैक्सिक। इसमें सिम्टम्स कैसे आपको देखने को मिलते हैं, तो हाइपोटोनिया, पुअर मूवमेंट,
ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट के जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे रहेंगे, पुअर रहते हैं। इस कंडीशन में लीजन कहाँ पे आपको बनता है, तो सेरेबेलम में, सेरेबेलम के अंदर लीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एटेक्सिक का जब आपको पूछा जाए तो वहाँ पे लीजन कहाँ पे बनता है, सेरेबेलम के। अब मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे लीजन्स की लोकेशन से, एग्जाम में एमसीक्यू बना हुआ है। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो है एथेनॉइड। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है एथेनॉइड। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्टोनिया देखने को मिलता है बच्चे में, और कोरिया के सिम्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर लीजन्स कहाँ पे बनता है, तो बेसल गैंग्लिया में। तो बेसल गैंग्लिया में यहाँ पे क्या मिलता है, लीजन बनता है। अब फोर्थ वन जो टाइप होता है वो होता है मिक्स टाइप, और मिक्स में ये सभी प्रकार के यहाँ पे सिम्टम्स आ सकते हैं, और सभी प्रकार की जगह पे क्या बन सकते हैं, लीजन्स बन सकते हैं। मतलब सेरेबेलम में भी बन सकता है, बेसल गैंग्लिया में भी बन सकता है, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर भी बन सकता है। तो कहीं पर भी लीजन बन सकता है, इन सभी प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक कौन सा, सेरेब्रल पाल्सी। अब यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं अपन, डायग्नोसिस करना है आपको, तो सीटी एमआरआई वगैरह हम यहाँ पे करवा सकते हैं। ड्रग्स में आप क्या देना है, अगर यहाँ पे हाइपरटोनिया वगैरह हो रहा है तो मसल रिलैक्सेंट वगैरह आप दे सकते हो, एंजाइटी सप्रेशन आप यहाँ पे दे सकते हो, बेंजोडाइजेपिन्स दे सकते हो, स्पाज्मोलाइटिक्स हम दे सकते हैं, एंटी कन्वल्जेंट दे सकते हैं, सीजर वगैरह आ रही है तो इसलिए। सर्जरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ पोस्चर रिलेटेड डिफॉर्मिटी है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने एमसीक्यू के ऊपर। एमसीक्यू पूछा गया था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी कौन सी होती है। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, स्पास्टिक। ठीक है, तो अमंग दीज फोर टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी मोस्ट कॉमन टाइप इज स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, जो जो है 65% ऑफ पेशेंट्स के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसका अर्ली साइन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर क्या बन रहे हैं, लीजन्स वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ईटिंग के अंदर पर्सन को ट्रबल होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे अकॉर्डिंग टू एज उसके अंदर जो है रिफ्लेक्स वगैरह वो भी यहाँ पे क्या रहेंगे, अल्टर हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे जनरल अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी हमने साइन सिम्टम्स देख लिए हैं, कितने टाइप की होती है वो देख ली है, डायग्नोस कैसे करना है सुपरफिशियली वो देखा है, और एंटीबायोटिक सॉरी और अपन यहाँ पे मेडिकेशन हम क्या दे सकते हैं वो यहाँ पे असेस कर लिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, A mother brought her 4-year-old male child with complaints of frequent diarrhea, difficulty breathing, lack of appetite and weight loss. On further evaluation diagnosed as SAM, which of the following are not the medical complication of SAM? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे जो है मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया, इन्फेक्शन या फिर डिहाइड्रेशन। क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे सैम का मतलब क्या है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, लैक ऑफ एपेटाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वेट लॉस भी यहाँ पे देखने को हो रहा है। तो सेम यहाँ पे डायग्नोस हुआ, तो कौन सा ऑप्शन जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अपना राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा, तो हाइपोथर्मिया जो है इस कंडीशन में देखने को मिलता है। बाकी हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन मिल सकता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, डायरिया वगैरह हो रहा है तो आप क्या समझ सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस है जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस यहाँ पे जो है लो लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब 11.5 सेंटीमीटर से भी आपको कम देखने को मिलेगा। मसल वेस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हाइपोथर्मिया इस कंडीशन में देखने को मिलती है क्योंकि आप मसल्स यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है, तो हाइपोथर्मिया के अंदर पेशेंट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और कब देखने को मिलती है, तो 6 मंथ से लेके 59 मंथ ऑफ एज के अंदर ये जो कंडीशंस है देखने को मिल सकती है बच्चों में।
तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की। ठीक है, आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की कि क्या है आरएनसीसी। ठीक है, तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है। अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे, उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।